नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जहां आतंकियों ने ऐसा नरसंहार किया जिससे पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। घटना को न सिर्फ पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं घटना ने, बल्कि शांति, अमन, चैन और विकास की बात करने वाले भारत जैसे देश पर यह प्रश्न चिन्ह भी लगा है कि क्या भारत अपनी ही धरती पर दूसरे मुल्क से आए आतंकियों से खुद की सुरक्षा करने में सक्षम है क्या? अगर है तो फिर 26 मौतों के जिम्मेदार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों का अंत अब तक क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल मेरा नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है। पहलगाम हमले के 6 दिन बीत चुके हैं। हर दिन हमले के नए वीडियो सामने आ रहे हैं जो वाकई बेहद डरावने हैं, जिन्हें देखकर कोई भी सहम जाएगा। घाटी में गोलियों की गूंज और अपनों के लाशों पर मातम करते लोगों की चीत्कार कलेजा फाड़ कर रख देती है। इसी बीच नापाक मंसूबों वाले पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ रही है और ख़ास तौर पर कश्मीर में। दूसरी तरफ विपक्ष पर सरकार के रुख से, जो विपक्ष है वो सरकार के रुख से खुश नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। जयपुर में आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल न होकर गंभीर मुद्दे से दूरी बनाकर उन्होंने रखी। खड़गे ने कहा कि संकट की घड़ी में हर कोई मिलकर लड़ना चाहता है, लेकिन भाजपा जहर फैलाकर लोगों को बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जब देश की शान मान को आन को ठेस पहुंची है, उस वक्त प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी भाषण दे रहे थे। जब जब देश पर संकट आता है, नरेंद्र मोदी गायब हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तंज कसे और सवाल पूछे कि आखिर आतंकी देश के अंदर कैसे दाखिल हो गए। 1.5 घंटे तक पीड़ितों की मदद के लिए कोई क्यों नहीं पहुंचा? घायलों के इलाज के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं था? ऐसे विश्व गुरु बनने का क्या फ़ायदा? इन सब के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र, जिसे कि इस घटना के बाद बुलाया वहां के मुख्यमंत्री ने, और इस सत्र में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बेहद भावुक करने वाला संबोधन पूरे देश दुनिया ने सुना और खास तौर पर पाकिस्तान ने भी सुना होगा। उमर अब्दुल्ला ने बहुत जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया और कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं उन्हें क्या कहकर उनके घर वालों से माफ़ी मांगूं जो इस हमले में मारे गए हैं। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी थी उन्हें सुरक्षित भेजने की, मैं जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, माफ़ करना। तो कम से कम किसी देश के नेता ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी तो ली। वो फारूक अब्दुल्ला है, माफ़ कीजिएगा उमर अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी से वो सहमत नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम सबको अब इससे बेहतर कोई अवसर नहीं मिलने वाला पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। और बहुत दिनों के बाद, 26 वर्षों के बाद कश्मीरी एक साथ एकजुट हुआ है। कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं था जहां लोग इस हमले से गमजदा नहीं थे और सड़क पर नहीं आए, अपने दुकानें, प्रतिष्ठान बंद नहीं किए। तो कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला की ये स्वीकारोक्ति तमाम लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं उनको कम से कम उनको झकझोरेगी तो जरूर कि उन्होंने अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। और मंथन में आज इसी बात करेंगे कि देश जवाब मांग रहा है। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम पीछा करेंगे। वो कहाँ तक भागेंगे? ऐसी ज़मीन कम पड़ जाएगी, जगह कम पड़ जाएगी, वो कहाँ तक भागेंगे? हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब देश पूछ रहा है कि अब जवाब कब? ये बहुत बड़ा सवाल भी इस देश की जनता का, और वो पूछ रहा है, उसके हमारे जरिए, पत्रकारों के जरिए ये पूछ रहा है कि जवाब कब? पूरे देश में लगातार सोशल मीडिया और तमाम लोग सड़क पर निकल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ना है।
अभी थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से मिले, तकरीबन 40 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद राजनाथ सिंह ने वो सारी चीज़ें ब्रिक्स की कश्मीर में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से मिले। पहले उन्होंने अफसरों की मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके वस्तुस्थिति का जो स्थिति है उसको बताया और कहा कि हमारी तीनों सेनाएं किसी भी मोर्चे के लिए तैयार हैं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा माना जा रहा है कि अब राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद आज रात या कल तक कोई बड़ा एक्शन देखने को हमें मिल सकता है पाकिस्तान के उन आतंकी आकाओं के खिलाफ, हाफिज सईद जैसे लोगों के खिलाफ, उनके अड्डों पर भारत का कठोर एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब पहले उमर अब्दुल्ला को सुनते हैं, किस तरीके का उन्होंने मुजाहरा किया, किस तरीके का भाषण उन्होंने दिया, जो कम से कम देश के तमाम जिम्मेदार नेताओं को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से जिम्मेदारी तहे दिल से लेकर अपने लोगों के साथ खड़े रहा जाता है। पूरे देश से उन्होंने एक आवाज़ लगाई है कि हम सब एक हों। ये वक्त कहीं ना कहीं वो नहीं है जब हिंदू मुस्लिम किया जाए, एक दूसरे को ठहराया जाए गुनाहगार, क्योंकि कुछ इस तरीके की दुखद घटनाएं हुई हैं जहां देहरादून में कुछ कश्मीरी छात्रों के साथ बदसलूकी हुई है, कहीं और चीज़ें हुई हैं। एक ये नया वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये सज्जन ऋषि भट्ट हैं, गुजरात के रहने वाले हैं ऋषि भट्ट, और ये वहाँ सैर सपाटे के लिए अपने ट्रूप के साथ में गए थे। ये आप वीडियो देखेंगे, वो मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा सा इल्म नहीं था कि पीछे उनके आतंकी हमला हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, लोग गिर रहे हैं। ये ऋषि भट्ट हैं और जब इन्होंने अपनी ये जो स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो गोलियां की आवाज़ आने लगी, तो इनके पीछे खड़ा व्यक्ति ये कह रहा था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ऋषि को पूरा यकीन है कि जो अल्लाह अकबर कह रहा व्यक्ति निश्चित तौर पर आतंकवादियों का ही कोई स्लीपर सेल या साथी रहा होगा। वो कह रहे हैं कि एक और व्यक्ति उसके पीछे दिखता है, जो जहाँ से ये जो स्पोर्ट्स का जो मतलब स्टार्ट पॉइंट है इस स्पोर्ट्स के, तो वो व्यक्ति वहाँ पर कोई किताब पढ़ रहा होता है और जब हमला होता है गोलियां चलती, ये व्यक्ति जो दाढ़ी वाला है ये अभी कहेगा अल्लाह अकबर, और जो पीछे व्यक्ति है वो उर्दू की किताब पढ़ रहा था या अरबी में लिखी किताब पढ़ रहा था और हमले के दौरान। तो ऋषि का कहना है कि 100% ये दोनों व्यक्ति संदिग्ध थे। खैर, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ये हमले का ताज़ा वीडियो आया है, लेकिन देश पूछ रहा है कि अब पाकिस्तान को जवाब का। उमर अब्दुल्ला को सुनिए। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पर एहतियात से कदम जो है लें, हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं।
इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं ना। आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। बेहद भावुक करने वाला भाषण उमर अब्दुल्ला साहब का। वो कह रहे हैं कि सब सारी बातें बाद में, पहले उन परिवारों के साथ आज हम खड़े हो जाएं, अपनी सुरक्षा की बात वो करें, और वो मरकजी हुकूमत से कह रहे हैं कि कम से कम अब दोबारा ऐसी कोई घटना न हो, ये कम से कम सुनिश्चित कर लिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर एलजी के पास है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते, एक जिम्मेदार होना के नेता होने के नाते उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से उनसे कहूँ को, जो लोग मारे गए, मेरी जिम्मेदारी थी उन्हें सुरक्षा देना, मैं नहीं दे पाया, माफ़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने सवाल उठाए हैं, उनको सुनिए। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच आती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा, ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर। ध्यान भटकाना चाहते हैं वो लोग, वो ध्यान हटाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि मैं घर गया हूं नहीं गया हूं या जाऊंगा नहीं जाऊंगा, सवाल ये कि आतंकवादी आपके घर कैसे आ गए। और सुनने में आ रहा है, जो उनके परिवारों के सदस्यों से सुनने में आ रहा है, जो और प्रदेश के जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है उनसे सुनने में आ रहा है। कहो तो उनके वीडियो में चलवा दूं। इनके मंत्रियों को, इनके मुख्यमंत्रियों को क्या सुनना पड़ा। और सुनने में आ रहा है 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं वहां पर, 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं मदद के लिए, अस्पताल में पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। तो आप क्या कह रहे हैं, हम विश्व गुरु बन गए हैं, अमृतकाल चल रहा है, ये हमारा डंका बज रहा है, हम दुनिया की ये तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हैं। आप सोचिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हो, आप किसी घायल को इलाज नहीं दे पा रहे हो आप। तो विपक्ष के अपने सवाल हैं, लेकिन मैं देशवासियों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, और इस पैनल में भी जो लोग आ गए हैं उनसे भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम सब देश के लिए खड़े हैं, और देश हम सबसे बड़ा है। सबसे राजनीति से, धर्म से, जाति से, पंथ से, देश सबसे बड़ा है। और पाकिस्तान के आतंकी चाहते हैं, वहां बैठे आका इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में अगर हिंदू मुसलमान जाति धर्म के नाम पर अगर हम भारत को बांट देंगे, तभी हम देश को कमजोर तभी हम कमजोर कर पाएंगे। वरना पाकिस्तान जितनी बार भी लड़ा है, हारा है। बीएसएफ का एक जवान पीके सिंह
अंधेरे में गलती से सीमा पार कर गया और उस जवान को अभी तक पाकिस्तान अपने कब्जे में लेकर रखा है। कहीं भी किसी स्तर पर उस जवान की चर्चा ही नहीं हो रही है। हम अगर भूले नहीं हैं तो सरबजीत को हम नहीं भूले हैं। एक नागरिक हमारी सीमा का पाकिस्तान चला गया था, जेलों में रहा, बहुत मुद्दा उठान था, सरबजीत नहीं बचा। इसी तरीके से एक और कई इस तरीके के लोग उनके कब्जे में हैं। अभी ताजा 24 तारीख को ये गश्त करते हुए सीमा से बीएसएफ का जवान चला गया। इसकी कोई चर्चा ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कैसे चलेगा? बहुत सारे सवालात हैं। मैं फिर कहूंगा कि सवाल पूछिए। सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं है, लेकिन दायरे में रहकर ऐसा कोई भी लफ्ज और शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए जिसका लाभ पाकिस्तान उठाए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। और मैं ताकीद करता हूं, अपने हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे मैं उनसे निवेदन करता हूं और देश के तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि ये छोड़ दीजिए। कहीं खबरें आ रही कश्मीरी बच्चों को सताया जा रहा है, कहीं किसी को बिरयानी वाले को गोली मार दी जा रही। इन छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, खूब चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट को कह दिया था उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वही इस देश में गृह युद्ध करा रहे हैं। उन महोदय की शादी की सालगिरह उसी कश्मीर में थी और इतनी भयानक सुरक्षा थी कि कुछ कहने को नहीं। तभी तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला कि भाई सांसद की शादी की सालगिरह में भयानक सुरक्षा और यात्रियों के लिए सुरक्षा नहीं, सवाल उठेगा। वो निशिकांत दुबे साहब फरमा रहे हैं कि 5 लाख महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने भारतीयों से शादी कर ली है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, उनकी कोई नागरिकता नहीं, वो स्लीपर सेल हैं। भाई 11 साल से तो आप ही की सरकार है, अभी तक आपने प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं बताया ये बातें, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं बताया ये बातें? तो इस तरीके के लोग, राजनेता, सिद्धरमैया कुछ भी बक्के जा रहे हैं, वेट्टीवार कुछ भी बक्के जा रहे हैं, कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता हैं कुछ भी बक्के जा रहे हैं, बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। पूर्णिमा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, वकील भी हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हमारे साथ में। संजीत कुमार कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिक हुसैन साहब पीडीपी नेता हैं, कश्मीर से जुड़ गए हमारे साथ में। मलिक जहूर कश्मीर के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल पूर्णिमा शर्मा से ही। पूर्णिमा जी, अब इस देश की जनता जवाब मांग रही कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब कब 6-7 दिन तो हो गया, अब जगह जगह लोगों के अंदर व्याकुलता है, कसमसाहट है कि अब भारत इन जो 26 लोग मरे हैं इनका बदला कब लेगा, उन आतंकवादियों के गर्दनें काटकर, सिर काटकर। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो ये बात कहते थे वो कि हम गर्दन काट कर ले आएंगे। तो अब वो वक्त आ गया है। और दूसरी बात, आपकी भी पार्टी के नेता बेलगाम हो गए हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। पूर्णिमा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। जो ऐसी मार्मिक स्थिति को आज भी राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं, शर्म आती है मुझे उन लोगों पर। उन 26 परिवारों की दयनीय हालत, जो पहलगाम के उस कुकर्म में जो कायरतापूर्ण हरकत इन मिलिटेंट्स ने की है, हमारे पड़ोसी देश में जो हमारे कैंप चल रहे हैं उनके माध्यम से, मैं इसकी भरसक निंदा करती हूँ। और इस सवाल का जवाब कि देश आज मांग रहा है कि जवाब कब मिलेगा उनको, जब सत्ता में आए हैं हमारे केंद्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अपने आप में सक्षम हैं। आपने देखा होगा कि कितनी रूटीन वाइज जो हमारी मीटिंग्स हैं
वो चल रही हैं। हमारे खड़गे जी बोलते हैं कि बिहार से उठ के यहाँ तक दिल्ली में नहीं आ सके। जैसे ही तुरंत घटना का पता चला, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो अपने दौरे पे थे, तुरंत खारिज उस दौरे को कर तुरंत भारत में आए और हमारी उन जो विक्टिम्स हैं उनको श्रद्धांजलि, उनकी दयनीय जो स्थिति थी उसका जायजा लिया और क्या और लड़ीबद्ध तरीके से कैसे इस परिस्थिति से निपटा जाए ऐसी उन्होंने लड़ीबद्ध तरीकों से बैठ के करना शुरू कर दी। आज आपने देखा 63,000 करोड़ की अनुदान राशि से जो राफेल जो विमान है वो अपने फ्रांस के साथ जो आज उन्होंने साइन किया है और वो लिए हैं। अपने आप में भारत आज सक्षमता रखता है कि इस दर्दनाक परिस्थिति का जवाब कैसे देना है और कड़े शब्दों में नहीं, कड़े इरादों के साथ पूरे भारतवर्ष की आज आवाज बनी इस मानविक स्थिति को कैसे उन्होंने मरहम लगाना है। इसीलिए आज कितनी ही बैठकें रही, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहते हैं जो हमारी सिक्योरिटी को लेके जो मीडिया के समक्ष उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। आप बहुत जल्द देखेंगे कि भारत इस परिस्थिति का जवाब कैसे देता है। ठीक है, आप सबके समक्ष रहेगा। ठीक है, थैंक यू। आप बनी रहिए लगातार। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, चूँकि बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि लगातार चूँकि सिक्योरिटी की बहुत अपनी एक अलग तरीके से उसकी SOP होती, सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आम नहीं की जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए। कुछ लोग हमारे सैनिकों की लोकेशन भी कुछ सोशल मीडिया पर डाली गई, वो भी बहुत गलत बात है। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। देश पूछ रहा है जवाब कब देंगे पाकिस्तान को, और अब विपक्षी दलों ने अपने तरीके से सवाल भी बहुत सारे खड़े किए हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कोई ऐसा काम या बात हम ना करें जिससे हम जाने अनजाने में उन आतंकवादियों और पाकिस्तान के पाले में खड़े नजर आएं, क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवादी ही चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ें, धर्म की बात करें, आपस में नफरतें फैलें, दंगे फसाद हों और वो अपने मकसद में कामयाब हो। तो ये बार बार मैं अपील कर रहा हूँ लोगों से ऐसा ना करें। तौसीफ शाह PDP के वरिष्ठ नेता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार मलिक जहूर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक जहूर साहब की तरफ मैं रुख करूंगा। मलिक जहूर, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बहुत सारी बातें कही कि उनके नेता आए, उन्होंने ये किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अरसे के बाद कश्मीर में लोग निकले और रंजो गम का इजहार किया। विधानसभा में भी आज सभी दलों ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की और ये कहा कि भाई अब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मलिक जहूर साहब। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज बुलाया फिर से। मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी यहाँ मित्र हैं, विदाउट एनी बायस, हाँ डिसएग्रीमेंट ज़रूर हो सकता है हम किसी बात पर, लेकिन दिस सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए और करते रहना चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन, मैं मज़हब को थोड़ा साइड में 2 मिनट के लिए इसलिए रख रहा हूँ कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। हाँ, जहाँ आप देश भर में देखोगे कि दंगे ऐसे हो रहे हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चलता आ रहा है और चलता रहेगा, खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगा। आप लोग देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक बाहर आया है और इंसानियत के हक में खड़ा हुआ है और इस पहलगाम अटैक को ब्रूटल कहा और इंसानियत के खिलाफ कहा, डिस्पाइट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन का हो, खड़ा हुआ है। हर जगह प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट नजर आए।
लेकिन दूसरी बात यहाँ देखा जाए कि बैसारन जो एक पहाड़ी एरिया है, ट्रैकिंग का 1.5 से 2 घंटे लगे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां तक पहुंचने में। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर मैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं बस कहना चाहता हूँ कि हुआ क्यों ऐसा, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जितना धचका पूरे हिंदुस्तान को नहीं लगा होगा उससे 100 टाइम्स धचका जम्मू कश्मीर की आवाम को लगा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, 1.5 से 2 घंटे लगे, चलिए वो भी हो गया। बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी फोर्सेस है, सक्षम है, तो कहां से आ जाते हैं। और रही बात तीसरी की भारत को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जब पूरा क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान इसमें है मुलव्विस, जी, तो फिर किस चीज का इंतजार हो रहा है। आपने पिछली बार भी तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, क्या उस टाइम पे कोई और इलेक्शन मुद्दा था और इस टाइम पे बिहार है, तो किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, तो कब जवाब देंगे आप। और तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना दुख जम्मू कश्मीर की आवाम को है, और आप ये अब्दुल्ला की बात ना करें, क्योंकि मैं आपको ये एक बीइंग अ लोकल बताना चाहता हूं कि जब ये लोग कुर्सी पे होते हैं तो ये सरकार की भाषा बोलते हैं, जब इन्हें कुर्सी से हटा दो तो फिर ये दूसरी दिशा में खड़े हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार का, हाँ बेशक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है सारे सिक्योरिटी इंतजामात, सेंटर देखता है, लेकिन फिर भी कंडेम करने में उमर अब्दुल्ला सरकार को कई दिन लगे। लास्ट चीज कि ये ऐसी सरकार है जिसे जनता ने चुना तो जरूर है, लेकिन इसे कहते हैं कि अ काइंड ऑफ पपेट रिजीम। क्यों? क्योंकि अपने मुंह से ये कुछ बेचारे कर नहीं पाते हैं। लोगों ने इन्हें सत्ता दी है, अपने वोट से लोग निकल कर आए हैं, इनको वोट दिया है, इनको जिताया है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते। इवन कंडेम करने के लिए भी इन्हें 2-3 दिन लगते हैं। हाँ, रही बात जब इन्हें कुर्सी से आप हटाओगे तो आप इनका दूसरा मोर्चा देखोगे। खास तौर पर मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करूंगा। मेरी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है किसी पॉलिटिशियन के साथ, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिस टाइम पे आपको जो एक्ट करना होता है आप उस टाइम पे नहीं करते हैं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक है। मैं संजीत कुमार को, कांग्रेस के नेता हैं, उनको लेता हूं। संजीत जी, आपके प्रेसिडेंट ने आज मोदी जी को लेकर उन्होंने कहा कि भाई उनके पास वक्त नहीं था, वो बिहार चले गए, सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। मुझे लगता है कुछ जल्दी नहीं है अभी एकदम कसौटी पे कस देना, अभी थोड़ा तो वक्त देना चाहिए। दुर्गेश जी, वक्त किस चीज के लिए? वक्त आपके व्यवहार के लिए, वक्त आपके अच्छे व्यवहार के लिए, वक्त आपकी सोच और आप काम के करने के तरीके के लिए क्या वक्त देना चाहिए? विदेश से सऊदी अरबिया से आदरणीय मोदी जी आए, उनके लिए प्राथमिकता थी बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में मधुबनी और नालंदा चले गए। देखिए, वो कहते हैं ना 24/7 हम चुनाव में रहते हैं, ठीक कहते हैं वो, उनके लिए चुनाव प्राथमिकता है। लेकिन देश के अंदर आज 27 लोग मार दिए गए, क्यों मरे? हमने क्या सीखा पुलवामा की घटना से? हमने क्या सीखा? वैष्णो देवी धर्म यात्रा के ऊपर जब गए थे लोग तो बसों के ऊपर गोलियां चली थी, क्या सीखा हमने? क्या अंतर है अशरफ मुनीर पाकिस्तान के जनरल जो 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? क्या अंतर है इन दोनों के अंदर में? क्या अंतर है इन दोनों की मानसिकता के अंदर? क्यों? क्योंकि दोनों की मानसिकता देश के अंदर आपसी विभाजन की मानसिकता है। इसीलिए पाकिस्तान का जनरल जो भाषा बोलता है वही भाषा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बोलता है, आरएसएस के लोग बोलते हैं। यही आरोप वो बीजेपी के सारे प्रवक्ता लगा रहे हैं आप लोगों पर कि राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता है पाकिस्तान में, राहुल गांधी की बातों को पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो आप लोग एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रहिए भाई, देश को तो सीरियस ले लीजिए आप दोनों पार्टियां। मुझे बताइए वो नॉन सीरियस बातें कौन सी कांग्रेस पार्टी ने की है? कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हर दम हर कीमत पे
आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। सर्वदलीय मीटिंग थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ नहीं पाए। आप विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं क्या? 27 लोग मार दिए गए और प्रधानमंत्री नहीं आए उस मीटिंग के अंदर। क्या समझते हैं देश की सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छा के मामले में? संजीत जी, एक चीज मेरे भी समझ में नहीं आ रही। कभी कोई 26 कोट करता है, 27 कोट करता है, 28 कोट करता है, आधिकारिक नंबर भी अभी सारे लोग मुझे लगता है कंफ्यूज हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि 26 और 27 जो न्यूज चैनल के अंदर जो ऑफिशियल आते हैं वो 27 लोग की जानकारी दी जाती है, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। मैं ये कहना चाहता हूं, आज विषय हमारे आपके सामने है कि हम सब, आप तमाम दल यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बैठें और बात करें। हम उनके साथ हैं और एक एक कदम पे। और दूसरी बात, एक बात और मैं दोहराना चाहता हूं, आज कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं, वो बधाई के पात्र हैं। आज तमाम कश्मीर के लोग बियॉन्ड द कास्ट क्रीड सभी लोग रोड पे निकले, इस शांति कायम करने के लिए उन्होंने बात कही और जिस आत्मा पहुंचा। ठीक है, एक छोटा सा जवाब मैं पूर्णिमा जी से ले लेता हूँ। पूर्णिमा जी, एक छोटा सा जवाब। इन्होंने आप पर आरोप लगाए कि भाई वो बिहार की रैली में चले गए, उनको कम से कम सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए, बताना चाहिए देश सामने प्लान, और कम से कम एक आधिकारिक नंबर तो आ जाना चाहिए अब तक ना, कि 27 हैं कि 26 हैं कि 25 हैं कि 28 हैं जिन लोगों की जाने गई हैं। जो हमें आधिकारिक जो डिस्क्लोजर है 26 लोगों का है, 26 लोग वहां पे जो कत्लेआम जिनका किया गया है वो 26 विक्टिम्स है वहां पे। और ये बात करते हैं कि क्या बोलूं, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज जो अपने कांग्रेस के हैं वो आज भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वार्ता की जाए, और एक और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ये दोहरी नीति क्या है? मैं तो ये कहती हूँ कि आज प्लीज अनुग्रह है मेरे सब अपने वक्ताओं के माध्यम से वक्ताओं को कि आज ये घड़ी नहीं है कि इसको हम सियासी रूप दें, ठीक बात, या इसको सियासत के लिए यूज करें। हमें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि हम इन 26 दर्दनाक मौतों के ऊपर अगर हम सियासत करते हैं। आज हमारा प्रधान, ठीक है पूर्णिमा जी, मैं तौसीफ साहब को लूंगा। तौसीफ साहब, अब इंतजार किस बात का है भाई? ये कहा गया था कि हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी दुनिया में वो होंगे हमला करने वाले, जमीन छोटी पड़ जाएगी, आसमान छोटा पड़ जाएगा, तो अब किस बात का इंतजार है तौसीफ साहब? कि आपके प्रधानमंत्री अपने आप को बोलते मेरे। ठीक है पूर्णिमा जी, आ गई आपकी बात, थैंक यू वेरी मच, आ गई पूर्णिमा जी आपकी बात आ गई, पूर्णिमा जी आपकी बात आ गई, थैंक यू वेरी मच। तौसीफ साहब से मेरा सवाल है, तौसीफ साहब अगर मेरा सवाल आप तक पहुंच गया हो तो जवाब दीजिए कृपया। नहीं, सवाल दोबारा पूछे चौहान जी। सवाल ये है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जानिब से ये कहा था कि धरती आकाश छोटा पड़ जाएगा, जहां भी होगा हम खोज लेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। अब 7 दिन होने को जा रहे हैं, अब किस बात का इंतजार है? जवाब तो मांग रही जनता इस देश की। देखिए चौहान जी, मैं सबसे पहले मैं वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड ऑल द पैनलिस्ट। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि यही भाषा हमने पठानकोट के दिन भी सुनी थी, यही भाषा हमने पुलवामा के दिन भी सुनी थी, यही भाषा हमने बालाकोट में भी सुनी थी। तो अभी तक इनसे पूछिए कि ये जो बीजेपी के हमारे साथ में ये प्रवक्ता जो उनके बैठे हुए हैं, उनसे ये पूछिए कि जो अभी तक जो रिपोर्ट आपने पुलवामा का देना था वो रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? तो रिपोर्ट कहाँ है, वो कहाँ चली गई वो रिपोर्ट? तो वो जो आपकी वो जो आपने कमेटी बनाई थी उस पर कोई बैठा भी है कि वो गायब हो गई? दूसरी, ये 7 दिन हो गए, अब जैसे आपने खुद कहा 7 दिन 4 लोग, जंगल, 7 लाख फौज, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत है। 7 लाख फौज जहां जम्मू कश्मीर में है, 4 लोगों को ढूंढना है। आपने यहाँ पर 2000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया, बीजेपी ने 2000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया, मगर जो 4 इसमें मेन कल्प्रिट है, जिनके इन्होंने वीडियोस निकाले, जिनके इन्होंने फोटोज बाहर निकाले, उन 4 में से एक भी नहीं पकड़ा गया। और दूसरा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ये कहे कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। बिल्कुल, ये सभी पार्टीज कहती हैं कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, मगर ये अपने कौम को बचाने का वक्त है, ये अपने नेशन को, हिंदुस्तान को बचाने का वक्त है। अगर हमारी हुकूमतें ऐसी ही चलती रहीं, 4
1.5 महीने के बाद हमारी अमरनाथ यात्रा है, तो खुदा न खास्ता 4 की जगह 40 भी हो सकते हैं। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ जाएंगे? बिहार जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, जम्मू आएंगे जलसा करने के लिए, या पहले ये चीजें देखेंगे क्या है? मैं हाथ जोड़ के आपकी चैनल की वसादत से प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि वो देश को नहीं संभाल सकते, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी से ही किसी सही कैपेबल बंदे को उठाइए जो देश को संभाल सके। देखिए, वीडियोस आप देख रहे हैं, हमारे चंडीगढ़ में हमारे बच्चों को, जो जम्मू कश्मीर से बच्चे हैं, वहां पर चंडीगढ़ से बहुत सारे वीडियोस आए हैं। गुस्सा तो है, देश की सरकार किस लिए? मैं ये नहीं कहूंगा कि नाजायज है गुस्सा। 28 लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं, जो अपना हनीमून मनाने आए थे, जो यहाँ से अपनी खुशियां लेने आए थे जिंदगी भर के लिए, वो यादों में रखने के लिए, और यहाँ क्या मिला उनको? यहाँ उनको मौत मिली। जायज है उनका गुस्सा, जो हमारे हिंदुस्तान के भाई हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनका गुस्सा जायज है। मगर जो हमारी हुकूमत है, हुकूमत हिंदुस्तान जो है, लेकिन तौसीफ साहब माफी के साथ में, तौसीफ साहब मैं माफी के साथ में इंटरवीन कर रहा हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जायज है गुस्सा, आवेग में चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कश्मीर के बच्चे अगर चंडीगढ़ में हैं, लखनऊ में हैं, दिल्ली में हैं और देहरादून में हैं, तो आप उनके साथ बदसलूकी करेंगे? ये भी बात ठीक नहीं। आपसे पूछ रहा हूं कि हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत का काम है इंटरवीन करना, समझाना अपने लोगों को, भाई ये लोग मिलिटेंट नहीं है, ये आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने हड़ताल करके दिखाया, इन्होंने दिखाया हम हिंदुस्तान के साथ खड़े। यह हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम ये नहीं है कि सऊदी से आके बीच में जलसा करने के लिए, अपनी इलेक्शन रैली के लिए बिहार चले जाना। यही हुकूमत का काम है। वो इसमें बिल्कुल नाकाम हो चुकी है बीजेपी। इनको मान लेना चाहिए कि हुकूमत छोड़ना ही हिंदुस्तान को बचाना है। ठीक है। चंचल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। अब मैं रुख करूंगा सीधे मनीष शर्मा का, विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक चिंतक है मनीष शर्मा। अब लोग पूछ रहे हैं इस देश में, और गुस्सा है, अभी मलिक जहूर ने भी उसकी तरफ इशारा किया है, और अभी तौसीफ साहब भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इतने लोग मारे जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा आएगा। और जहां घटना हुई है और जिस तरीके का जो रक्त बीज पाकिस्तान ने बोया है धर्म पूछकर जान लेने का, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हुकूमत का फर्ज है कि सब महफूज रहें और हम सब एक दिखें। कश्मीर ने करके दिखाया है। लाख अभी मलिक जहूर उमर अब्दुल्ला से सहमत नहीं, वो कह रहे हैं कि ठीक उनका रूप ये होता, अलग होता। मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं कि उनका रूप क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन आज जो रूप था वो कम से कम अच्छा लगा देखने में। मनीष शर्मा अनम्यूट करिए। ये देखिए, ये जो हमला था, ये खास संदर्भ से हमला था। इसको उनको पता था कि देश में एक ऐसी सरकार है जिसको आमतौर पे हिंदू मुस्लिम ये वाला पहलू बन जाती है उसके रहते, और इसी एंगल से उन्होंने वहां पे पहलगाम में वो हमला भी किया और इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की। आतंकवाद चरमपंथियों ने भी ये कोशिश की। लेकिन मैंने ये देखा इस बार पहली बार पूरा कश्मीर जिस तरह से रिएक्शन किया, जम्मू से लेकर के कश्मीर तक कोई इलाका नहीं बचा, कोई गांव नहीं बचा जहां पे आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है जबरदस्त ढंग से इसका प्रतिवाद किया और पूरा कश्मीर जो है उसके खिलाफ खड़ा हुआ। और मैंने उसके चलते देखा कि देश में भी उस तरह का हिंदू मुस्लिम बनाने की, यहाँ तक कि आप देखिए इनके एक नेता हैं निशिकांत दुबे, वो लगातार हर मसले को, उन्होंने तो इसका भी, इस आपदा में भी अवसर ये तलाशा, कहा कि संविधान के 26 अनुच्छेद को और 29 अनुच्छेद को खत्म कर देना चाहिए। वो जो धार्मिक स्वतंत्रता है और धार्मिक जो उस तरह की आजादी का जो सवाल है, और उसके बावजूद लगातार वो कोशिश करते रहे कि इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जाए। आज मैंने देखा उमर अब्दुल्ला साहब का जो भाषण चल रहा था सदन में, कश्मीर के सदन में, वो एक देखिए कितना एक संयमित और कितना एक सॉफ्ट पॉलिटिकल लाइन लेते हुए उन्होंने बात की। वो बार बार कह रहे थे कि 26 साल बाद कश्मीर ने तो प्रतिवाद किया इसका, पूरा जम्मू से लेकर कश्मीर तक इसके खिलाफ खड़ा हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हम इस समय राजनीति नहीं करेंगे, हम इस समय स्टेटहुड की मांग नहीं करेंगे, हम उस करते रहेंगे और बाद में भी करते रहेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास कोई अधिकार भी नहीं है। अभी पिछली बार एक मीटिंग हुई थी वहां, अमित शाह साहब वहां एक मीटिंग किए थे, उसमें वहां के सिक्योरिटी को लेकर के 10 दिनों पहले की बात है, जी, 12 अप्रैल को उस मीटिंग में थे।
लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं उसमें बुलाया गया। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो है एक तरीके से ये भी कह रहे हैं कि आपने कोर्ट के दबाव में चुनाव तो करा दिया, लेकिन वहां हमको जो स्टेटहुड मिलना था, जो संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना था, वो भी हमको नहीं दिया। तब भी वो कह रहे हैं कि हम जो है हम ये इस समय राज्य की मांग नहीं करेंगे। जिम्मेदारी ले रहे हैं मनीष, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कौन सा मुंह दिखाऊं, क्या जवाब दूं, सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। देश का कोई और नेता जिम्मेदारी ले रहा है इस बात की? कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माफी मांगना चाहता हूं, और मेरे माफी के मांगने के लिए कोई हमको शब्द नहीं मिल रहा है। मैं कैसे किस मुंह से माफी मांगूं? मैं तब भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूं। कश्मीर के सारे विधायक और सारे प्रतिनिधि इस जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं, और सारे दल के लोग जी। और सदन से उन्होंने प्रस्ताव भी पास किया, कि सारे पार्टियों ने एक प्रस्ताव भी पास किया उसके पक्ष में, और उसके बाद भी वो इस बात को कह रहे हैं कि देखिए कश्मीर के सवाल को कश्मीर की जनता को साथ लेकर के ही हल किया जा सकता है, और कश्मीर की जनता पहली बार पक्ष में आई है। इसको जोड़े रखने के लिए आगे प्लान करना होगा। हम जो है सैनिक शासन से, सैनिक दबाव से आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मसले को हल नहीं कर सकते हैं। उसका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाना होगा। ये बल्कि कह रहे हैं कि इस अंधेरे में भी, इस पूरे अंधेरे समय में भी रोशनी की उम्मीद ये है कि कश्मीर की जनता 26 सालों बाद मनीष आतंकवाद से कैसे निपटेंगे? डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे बात करेंगे हम, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे हम बात करेंगे। आतंकवाद अब किस बात का इंतजार है इनको कुचलने के लिए, ये बताओ हमें। देखिए वो जो बार बार कह रहे हैं, बार उसका तो हमने देखा नहीं। हमने फसपा लगा के देखा, हमने पुलवामा की बात करके देखा, हमने जो उसके बाद उरी को लेकर के देखा। हम बार ये कहते रहे कि हम इसका सैनिक समाधान करेंगे, पाकिस्तान को भी कह रहे हैं मुक्ति को मिला देंगे। ये इसका समाधान तो है नहीं। कश्मीर की जनता को उसके राइट्स दे करके ही, उसके साथ ज्यादा संवाद बढ़ा करके, उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ला करके हम अगर अंत नहीं हल करेंगे, अंत नहीं हल करेंगे तो बाकी सवाल को भी हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये सवाल समाधान इस सवाल का है नहीं। इस समाधान का सवाल जो है, समाज है, बातचीत है। ये इस बात को आप इस समय ठीक है मनीष, आपकी आवाज दर्शकों को ठीक मिल नहीं रही। मैं लौटूंगा आपके पास, चंचल यादव की तरफ जाऊंगा। चंचल यादव, आपके नेता एक तरफ ये कहते हैं कि भाई हम सरकार के साथ हैं, और दूसरी तरफ फिर वो हिसाब किताब करने लगते हैं। दो बातें कैसे हो सकती? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं माफी चाहता हूं, लेट जुड़ पाया हूं आप सभी से, और सभी को नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे बड़ी बात है दुर्गेन जी कि आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी है, देखिए कई सवाल हैं। जैसे मैं तौसीफ साहब की बात से मैं एकदम पूरी तरीके से सहमत हूं। आज प्रधानमंत्री जी से देश संभल नहीं रहा है, और प्रधानमंत्री जी इस ये वक्त है क्या ये बात कहने का? चंचल यादव, जब आतंकवादियों ने हमला कर दिया तो अब ये वक्त है कहने का क्या कि प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा? आप लोग और मिलकर अस्थिर करने पर तुले हुए हो भाई। नहीं, मेरी पूरी बात नहीं। देखिए, मैंने कहा कि देश के मसले पे सारी पार्टियां एक हैं, और हिंदुस्तान का 140 करोड़ एक व्यक्ति जो है देश के साथ खड़ा है, और ये हमारी ताकत है। ये ताकत हमारी पहले से है और हमेशा रहेगी, इसमें कोई शक स्वभाव वाली बात नहीं है। लेकिन आज सवाल ये है इस बात को लेकर के कि जो लोग बीजेपी के ही लोग, आप सोचिए, एक तरफ विपक्ष इस बात के लिए कह रहा है कि हम तो साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के ही नेता कहीं संविधान की बात कर रहे हैं, कहीं आपने अभी जिक्र किया हमारे मनीष जी ने कि भाई कहीं एक तरफ वो बोलते हैं कि आर्टिकल 26-29 की बात करते हैं, कहीं वो कहते हैं संविधान से खत्म कर देना चाहिए इसको, वहीं दूसरी तरफ जो है पूरे मुसलमान समाज के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। तो ये तो सवाल पूछे जाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि कम से कम आप ये बताओ कि आप अपनी जिम्मेदारी कब तय करोगे। आप सोचिए कि अगर किसी ने सवाल पूछ दिया, जब आप पहले सवाल पूछा करते थे, आपको याद होगा, पहले तो नैतिकता होती थी सर, कम से कम गृह मंत्री जिम्मेदारी लेते थे और रिजाइन करते अपने पदों से, अपनी पोस्ट से। आपको याद होगा शिवराज पाटिल जी का नाम आपको याद होगा। हाँ, एक बार वो केवल कपड़े बदल लिए थे, उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा उन्हें कपड़े बदलने में। जी, यही मीडिया जो है कपड़े बदलने को लेकर ट्रोल कर दिया, पड़ा शिवराज पाटिल को, पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। नैतिक आदरणीय मनमोहन जी, श्रद्धेय मनमोहन जी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने क्या नैतिकता थी उनके अंदर, उन्होंने तत्काल प्रभाव से देश की मांग की, लोगों की बात को समझते उन्होंने तत्काल रिजाइन कराया। लेकिन आज के समय में प्रधानमंत्री जी के पास 10 मिनट का भी वक्त नहीं है कि कम से कम प्रेस वार्ता के माध्यम से बता दें कि आखिर में क्या चीजें हुई, कैसे हुई, क्या चूक हुई। ये चूक भी मानने को तैयार नहीं सरकार है।
आप सोचो कि इतना बड़ा कांड हो गया और अभी तक ये भी जस्टिफाई नहीं हो पाया है कि 26 लोग मरे, कि 27 लोग मरे, कि 28 लोग शहीद हुए। ये कई सारे वाजिब सवाल हैं और ये जो सवाल पूछने की कोशिश करता है, तो जैसे आप ये बताओ, ये लोकतंत्र में ये क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं, हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं। घर में सवाल तो उठनी चाहिए कि भाई जो आदमी कैपेबल नहीं है, आप जो प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में चले जाते हैं तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? आप बताइए, क्या उनके सर्वदलीय मीटिंग में उनको मीटिंग में भाग नहीं लेते थे क्या? आप सऊदी अरब से क्यों आप चले आए वापस? क्या बिहार की मीटिंग करने के लिए चले आए वापस? ठीक है चंचल यादव, ठीक है, चूंकि मेरे पास कुछ थोड़ा सा वक्त बचा है और मैं अब समाधान, प्रधानमंत्री कम से कम अपने मुखार बिंदु से कम 2 शब्द बोल दें इसके ऊपर, लेकिन वो कह रहे करारा जवाब मिलेगा, कड़ी निंदा करता हूं। वो करारा जवाब देंगे, इंतजार करिए, करारा जवाब देंगे, इंतजार करिए। मलिक जहूर के पास मैं जाऊंगा। मलिक जहूर, क्या कैसे समाधान इसका होना चाहिए? किस तरीके का जवाब दिया जाना चाहिए पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को? देखिए मनीष जी, जब तक देश में बीजेपी सरकार है, ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये तो पहले से आप देखते आ रहे हैं कि 2014 से जब से ये सरकार आई है, मैं क्लियरली कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम दंगे, मंदिर मस्जिद, ये तो चलते तब से। और ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के टाइम पे नहीं थे, हाँ तब भी थे, लेकिन कम हुआ करते थे। अभी खुलेआम होते हैं और जो दंगे करवाते उन्हें शील्ड भी किया जाता है। कथनी और करनी में जब तक आपके अंतर है तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। आपको याद है कि आदरणीय मनमोहन जी थे जब प्राइम मिनिस्टर, तो कहा जाता था कि चाइना को लाल आंख दिखाएं। वो लाल आंख कहाँ गई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ दुबक के रह गई वो लाल आंख। ठीक है, ठीक है। आप, चाइना ने तो कोई हमला नहीं किया था, हाँ थोड़ी जमीन खाई थी, लेकिन मोदी जी कह रहे कि पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा। चाइना घुसता गया और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। डाइवर्जन पे डाइवर्जन, इनके लिए डिमोनेटाइजेशन, ईवीएम और अंबानी अडानी, इसके सिवा कोई भी चीज नहीं है। अभी तक मोदी जी को अगर देश की चिंता होती तो कदम उठा लिया होता, किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये तो 56 इंच के है ना। ठीक है। पूर्णिमा शर्मा, जल्दी से, बहुत जल्दी में छोटा कमेंट। वो कह रहे हैं कि अगर अभी तक क्यों नहीं उठाया, उनको उठा लेना चाहिए तब तक उनको। क्या है, मुझे बहुत क्या बोलूं, मेरे पास आई थिंक मेरे पास वोकेबलरी शब्द नहीं है कि इतनी मार्मिक स्थिति से पुनः मैं बोलूंगी अपने वक्तव्य के माध्यम से कि आज फिर आप सियासत पे उतर रहे हैं। 1990 के दशक में जब पीक मिलिटेंसी कश्मीर में थी, कौन सा 56 इंच का सीना आया था जिसने टेररिज्म को टूरिज्म में बदला था? कौन सा 56 इंच का सीना आया था जिन्होंने बच्चों के हाथों से हथियार खींचकर उनके हाथों में पेन, कलम और अपना गेम्स के लिए वो फुटबॉल उनके हाथों में दिया था? किसने सुफियानी यहाँ पे जो सम्मेलन थे वो करवाए थे? मुझे आज शर्म आती है आप लोगों की, सब लोगों की ये वक्तव्य सुनकर कि हमारा सक्षमता के साथ जो एक अग्रसर भारत को लेके चल रहा नेतृत्व है, उस पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आज वो कहाँ है और क्या करारा जवाब दे रहे हैं। आप देखेंगे अगर पुलवामा का अटैक हुआ या हमारी बालाकोट स्ट्राइक हुई, वो अपने आप में सक्षमता, और 90 के दशक के बाद मिलिटेंसी में, ठीक है पूर्णिमा जी, शर्म नहीं, गर्व कीजिए, गर्व कीजिए। सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सारे लोग भारतीय हैं, विचारों में भिन्नता हो सकती है लेकिन शर्म मत करिए, गर्व कीजिए। सारे भारतीय लोग हैं यहाँ, सारे लोग भारतीय हैं और सारे के सारे शर्म लायक तो नहीं होंगे। सेना के जवान कम हुए हैं, रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। पूर्णिमा जी, 4 साल के अग्निवीर बना करके आपने सेना को कमजोर करने का अलग डिस्कस करूंगा इसको, इस वक्त ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है। मैं अब कभी आगे डिस्कस करूंगा, माफी के साथ में। संजीत जी, संजीत कुमार, कैसे किस तरीके से इसका जवाब दिया जाना चाहिए? बहुत जल्दी में जवाब कैसे देना चाहिए हमको? अनम्यूट करिए प्लीज, जल्दी से और बहुत संक्षिप्त में। मेरा ये कहना है कि हमें ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन ला करके एक कठोर संदेश वर्ल्ड लेवल पे हम सबको देना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना करके वर्ल्ड लेवल पे हमें विश्व के तमाम ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को हमें भेजना चाहिए। और जो वर्तमान स्थितियों में जो पाकिस्तान ने किया है, हमें इन बातों को पर्दाफाश करना चाहिए। बात हमको करना ही पड़ेगा। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें इजराइल का सपोर्ट लेकर के जो हमारा बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे हमें इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग की बात करनी चाहिए।
मैं समझती हूँ बहुत जरूरत है, हमें बहुत करने की आवश्यकता है। ठीक है, थैंक यू। तौसीफ साहब, कैसे कैसे हमें अब क्या करना चाहिए हमको बहुत जल्दी में? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि इसमें आपको कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। बार बार हमने देखा है, बार बार जितनी बार हमने अपनी जुबान बनाई है, हमने डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया है, ये डिप्लोमेटिकली हैंडल होने वाला मसला नहीं है जब तक कि इसे टेक्निकली आप हैंडल नहीं करना चाहें। दूसरा, मैं अपनी पूर्णिमा जी से जाते जाते दो बातें कहना चाहता हूँ। दो बातें ये कहना चाहता हूँ कि पूर्णिमा जी, बीजेपी हमारे लिए मरने के बाद कितनी देर हैरान करेगी कि मैं मरने के बाद ये किया, बालाकोट के बाद किया, फलानी के बाद ये किया। लोगों, हिंदुस्तान के लोगों ने आपको मरने के लिए वोट नहीं दिए हैं, बचाने के लिए वोट दिए हैं। ये मत कहिए आपके हमने आपके मरने के बाद ये किया, यहाँ पर गए, इधर कंपनसेशन दी। हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए। देखिए, हमें कंपनसेशन नहीं है, बस जाने बचाइए, जाने बचाइए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जाने बचाइए। आप देखिए, जब से 2014 से आज तक, जब से 2019 में आपने बोला है कि भाई धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ बिल्कुल मिलिटेंसी खत्म हो गई, 650 अटैक्स हुए हैं, 650 टेररिस्ट अटैक्स। पाकिस्तान की जनता ने बचाने के लिए वोट दिया, मरवाने के लिए वोट नहीं दिया। बस मैं आपसे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि हमें मरण उपरांत हमारे काम ना करें, हमें बचाए, बस हमें बचाए। यहाँ के लोगों को आप जीने दे, खुशी से जीने दे जैसे जीते हैं यहाँ के लोग। ये तो ठीक बात है भाई। इतनी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, इतनी स्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि घटनाएं हो ही ना और लोग जिंदा रहें, खुशहाल रहें। ठीक है, मरने के बाद हमें ऐसे स्थिति में आए क्योंकि हमें ये सब करना पड़े। हमारी सिक्योरिटी, हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। बहुत अहम सवाल है। सीधे चंचल यादव की तरफ जाएंगे। चंचल यादव, एक बहुत जिम्मेदार बयान की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि सरकार, अगर कल आप सरकार में बैठते तो आपकी भी समस्याएं यही होती, और नाहक अपने देश के प्रधानमंत्री को या अपनी सेना को या अपने लोगों को आप कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। ये गलत बात है। ऐसी स्थिति में आप क्या सलाह देते हैं, क्या चीज़ें करते हैं कि ये इसका बहुत कड़ा संदेश भी जाए, कड़ा एक्शन हो और समाधान भी अच्छा निकल कर आए? देखिए, सबसे पहले तो दुर्गेन्द्र सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को देश को बताना चाहिए, प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि कम से कम विपक्ष को पूरी तरीके से विश्वास में लेकर के और जो है देश की एकजुटता का संदेश दे। मैं आपको बता दूं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, मेरे यहाँ एक काम करने वाली बच्ची आती है, वो मुझसे आके अगले दिन ही बोली कि भैया मुसलमानों को गोली मार देना चाहिए। जो ये मन में लोगों के अंदर जो भाव पैदा हो रहा है, जो लोगों के मन में कड़वाहट पैदा हो रही है, कम से कम इसके ऊपर जो इस तरीके से ट्रोल हो रही है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, जो इस तरीके से लोग धर्म पूछ के मारा, ना जाने क्या क्या चलाया जा रहा है, इसके ऊपर ही हमारे देश को कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश है सर। और ये आतंकवादी जो काम करके गए हैं, वो एक बहुत बड़ा संदेश देके गए। इसमें हम सबको एकजुटता बनाए करके और बीजेपी को कम से कम इसको जो है सबको विश्वास में लेना चाहिए। और लोगों को विश्वास में लेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे, लोग सवालों का जवाब आप देंगे तो लोग आपको विश्वास करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं कि ना तो प्रेस वार्ता करेंगे, ना तो सदन बुलाएंगे, ना ही किसी का जवाब देंगे, केवल मन की बात करेंगे। अब मन की बात में वो क्या क्या करेंगे सबको पता है और सबको ही पता है। लेकिन एक बात है, मैं एक वाजिब सवाल सर करना चाहता हूं। आज के समय में ये मैं देखा, कई सारे हमारे जो जनरल जीडी बख्शी साहब ने बयान दिया था, 1,80,000 सेना में कमी आई है सैनिकों की। अग्निवीर ला करके 4 साल जो आपने अग्निवीर ला करके वो सेना को कमजोर करने का काम किया है, कम से कम इसके लिए कोई, चूंकि सुरक्षा से जो जुड़े हमारे मसले हैं उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। उनके हक और अधिकार की जो है कम से कम सरकार को चिंता करनी चाहिए और उनको पूरे विश्वास में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा देश जो है, अभी पूर्णिमा जी केवल लच्छेदार बातें करने से नहीं कि आज हमारा देश मजबूत हाथों में है, देश हमारा ताकतवर है, हमारे सेना ताकत है, वो है। लेकिन आप मुझे बताओ, मजबूत हाथों में आपने सेना को कमजोर करने का काम किया कि नहीं किया है? आपने अग्निवीर ला करके, आप 1,80,000 फौज में जो सेना में जो कमी आई है, वो क्यों कमी आई है भाई? ठीक है, इसमें बाद में बात कर लेंगे, पहले जवाब दे दीजिए। कम से कम ऐसे मुद्दों पर, कम से कम आपको ऐसे मुद्दों पर कम से कम गंभीर, पहले अभी बिहार में चंचल अभी पाकिस्तान को जवाब दीजिए, सब लोग एकजुट होकर जवाब दीजिए, इस पर बाद में बात कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पीके मिश्रा